करामत बीबी अपनी यतीम बांची कनीज को अपने घर ले आई तो इसकी बेटियों ने कनीज को नौकरानी बना लिया और ख़ुद इसी के मज़े लेती रहती और कहती, अम्मा कनीज की शादी ना करना ताकि ये ज़िंदगी भर तेरी खिदमत करती रहे। और बेटियों की बात करामत बीबी को बहुत अच्छी लगी और बेचारी कनीज ये सुनकर रोते रोते सो जाती और यूं इसकी उम्र भी काफ़ी हो गई। एक दिन करामत बीबी ने बेटियों के रिश्ते पक्के कर दिए और जब बेटियों की बारात आई तो निकाह के वक़्त करामत बीबी और इसकी बेटियों के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। जब कनीज़ ने दूल्हे और इसके घर वालों को, कनीज़ पानी लेकर आओ, कमबख्त कहाँ मर गई हो, आवाज़ नहीं आती तुम्हें। कनीज़ इस वक्त दोपहर के वक़्त सख्त गर्मी में किचन में रोटियां बना रही थी। जब करामत बीबी की छोटी बेटी ने इसे पुकारा था, कनीज़ ने अपने दुपट्टे से पसीना साफ किया और रोटी हार्ड पार में रखकर चूल्हा बंद कर दिया और कूलर से ठंडा पानी गिलास का भरकर करामत बीबी की छोटी बेटी के कमरे में पानी ले गई। और इस वक्त वो कानों में हैंड फ्री लगाए हुए गाने सुन रही थी। कनीज़ को देखकर कहने लगी, कानों में रुई ठोंस रखी है, आवाज़ नहीं आ रही थी क्या? कनीज़ मुंह बनाते हुए बोली, जी मैं रोटियां बना रही थी। तो छोटी बेटी कहने लगी, रोटी बना रही थी तो क्या कान भी बहरे हो गए थे? मनूस मारी पैदा होते ही अपने बाप को खा गई और माँ भी तेरी मनुष्यत की वजह से मर गई। हमारे घर में पढ़ रही है, खा पी रही है और आगे से जवाब देती है, अम्मा से कहकर तेरी ज़बान खिंचवा लूँगी, चल दफ़ा हो यहाँ से, मनूस कहीं की। सारा ने नफ़रत से इसे देखकर कहा था। कनीज़ बेचारी रोते हुए किचन में आई थी। इसकी पैदाइश से पहले इसके वालिद का एक्सीडेंट में वफात पा गए थे, लेकिन इसमें इस बेचारी का तो कोई कसूर ही ना था। वालदा ने इसे पाला था। इसकी वालदा लोगों के घरों में मुलाजमत करने लगी क्योंकि रिश्तेदारों ने तो पलट कर ही नहीं पूछा था, इसलिए खाला इसे अपने घर ले आई। लेकिन कनीज़ की सूरत में तो इन्हें जैसे नौकरानी मिल गई थी। जब से ये अपनी खाला के घर आई थी, इसकी खाला ने तो इसे मुफ्त की नौकरानी समझ लिया था। करामत की दो बेटियां थीं और एक बेटा जो कि 20 साल का था। करामत बीबी की बड़ी बेटी 17 साल की थी और छोटी 15 साल की थी, लेकिन वो तेज़ तरार और बदतमीज़ थी। इसका बेटा छोटा मोटा काम कारोबार करता था, सुबह का क्या रात को ही आता था, लेकिन मेहनत तो यूँ थी कि बस राज करती थी। जैसे ही मौसम गर्म शुरू हुआ तो करामत बीबी से गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अपने बेटे से कहने लगी कि कुछ भी करके एसी लगवाओ। बेटा कहने लगा कि नया एसी लेने की मेरी गुंजाइश नहीं है, मेरा एक दोस्त अपना पुराना एसी बेच रहा है, मैं वो ले आता हूँ ताकि गर्मी आसानी से गुजर सकें। इस बार गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वसीम ने अपने दोस्त से सेकंड हैंड एसी लेकर अपने घर लगवा लिया। पूरा दिन माँ बेटियाँ एसी में बैठी रहती और गर्मी का वावेला मचाती रहती। कनीज़ को सेन में चारपाई बिछाकर दे देती थी, जहाँ वो चुपचाप सो जाती। सुबह सुबह अभी फजर की अजान भी नहीं होती थी जब करामत बीबी अपने पैर से इसके पैर पर ज़ोर से ज़रब मारकर उठाती, कहती, उठ कमबख्त, दिन चढ़ के आया है और तेरी नींदें ही पूरी नहीं होती। मौसम इस कदर गर्म था कि रात का वक़्त भी हपस होता था। खुले सेन में हवा नहीं चलती थी। वो पसीने से शराबूर थकी थकी उठकर बैठ जाती। करामत बीबी कहने लगी, सुबह ही सुबह तेरी मनुष्य शक्ल देखने से सारा दिन बहुत बुरा गुजरता है, मनुष्यत भुला देती है। चल उठ, नमाज पढ़ने के बाद नाश्ता बनाने की तैयारी कर। वसीम के 8 बजे अपने काम में जाना होता है। मेरा बच्चा पूरा दिन मेहनत मजदूरी करता है, फिर जाके घर के अखराजात पूरे होते हैं। कनीज़ अपनी आंखें मसलती उठी, वॉशरूम में जाकर मुंह हाथ धोया और वज़ू किया। तब तक फजर की अज़ान हो चुकी थी। नमाज पढ़ी और किचन में चली गई। किचन बहुत छोटा था, वहाँ मुश्किल 2 अफराद किचन में काम कर सकते थे, लेकिन 2 अफराद का वहाँ काम ही क्या था। सारा काम तो कनीज़ पर था। इसने आटा गूंदा, पराठे बनाए, अंडों का आमलेट बनाया, चाय चढ़ाई। तब तक वसीम तैयार होकर बाहर आ गया था। करामत बीवी बस इसे जगाने के लिए ही उठी थी। इसे जगा कर दोबारा इसी वाले कमरे में चली गई जिस कमरे में एसी लगा था।
वहाँ पर ज़मीन पर एक बिस्तर बिछाकर सब जो सो जाते थे। हालांकि इतनी जगह तो थी कि कनीज़ भी एक कोने में सो सकती थी, लेकिन इस पर किसी को रहम नहीं आता था। नाश्ता बनाकर इसने वसीम के आगे रख दिया। वो इसे देखने लगा, कहने लगा, तुम भी एसी वाले कमरे में लेट जाया करो, बिल जो आना है वो आना ही है। वो कहने लगी, मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है और हम जैसे मनोज लड़कियों की किस्मत में एसी कहाँ। ये कहकर वो किचन में चली गई। ये सुनकर वसीम को बड़ा दुख हुआ था और इसे इस बात का अफसोस भी था कि इसकी माँ और बहनों का रवैया कनीज़ के साथ बहुत बुरा था। पहल तो वसीम ने अपनी वालदा से कहा था कि यतीम बच्ची है, इसके हाल पर रहम खाएं, लेकिन करामत बीबी ने इससे अच्छी छाड़ पलाई थी। कहने लगी, मुझे ज़्यादा ना समझा कि मुझे इसके साथ कैसे रहना है। मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ, पैदा होने से पहले ही अपने बाप को खा गई और मेरी बहन लोगों की घर की मुलाजमत करके इसका पेट पालती रही। 15 साल में ही बेचारी अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गई इस कमीनी को पालते पालते, और पिछले 5 साल से ये मेरे सीने पर मुंह डाल रही है। वसीम वहीं चुप हो गया। वो जानता था कि इसकी माँ कभी भी इस यतीम पर रहम नहीं खाएगी। वसीम की उम्र 32 साल हो गई थी, लेकिन माँ को तो बेटे की शादी की भी फिक्र ना थी। कहती थी, छोटा सा घर है, जब तक अपनी बहनों को रुखसत नहीं कर लेता मैं तेरी शादी नहीं करूँगी, क्योंकि हमने देखा है कि बीवी आ जाए तो बेटा माँ और बहनों को भूलकर बीवी के चौंचलेबाजी में लग जाता है। पूरा दिन वसीम घर से बाहर रहता और काम करता। रात को घर आता तो माँ बहनें एसी वाले कमरे में बैठी अपने मोबाइल पर लगी नजर आती। कनीज खाना एसी वाले कमरे में लगाकर फिर बाहर चली जाती थी। वसीम कहने लगा कि अम्मा, एसी तो चलता ही है, जो बिल आना है वो तो आना ही है ना। तो जहाँ हम 4 इस कमरे में सोते हैं, कनीज को भी कोने में बिस्तर बिछा कर दे दिया करें। बाहर तो बहुत गर्मी होती है, रात के वक़्त इतना हब्स होता है कि सांस भी ठीक से नहीं आता। ये सुनकर करामत बीबी ने वसीम को खतरनाक नज़रों से देखा था। कहने लगी, आज तो कह दिया, आइंदा मत कहना। ये जो तुझे बार बार कनीज़ के साथ हमदर्दी का बुखार चढ़ता है, मैं सब जानती हूँ। कान खोल कर सुन ले वसीम, मैं कनीज़ को कभी भी अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। अरे, तेरे लिए तो मैं कोई चांद जैसी लड़की लेकर आऊंगी जो ढेर सारा जहेज लाए। ये मनोज हमें दे ही क्या सकती है। वो चुप सा हो गया। कहने लगा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं तो इसे अपनी छोटी बहन की तरह समझता हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि अभी इसकी बात मुंह में ही थी कि इसकी छोटी बहन बदतमीजी से बोली। कहने लगी, बस बस, ज़्यादा कनीज गिरीज मत किया करो, बड़ी मिसनी है और फिर काम होता ही क्या है। हम कौन सा कोई 17-18 अफराद हैं जिसका काम करके वो मर जाती है। ना तो करामत की दोनों बेटियां पढ़ती थीं और ना ही कोई काम को हाथ लगाती थीं। हाँ, लेकिन फैशन एक से बढ़कर एक करती थीं। जैसे ही भाई की तनख्वाह आती थी, वो सारे के सारे तनख्वाह अपनी माँ के हाथ में रख देता। इसी रोज़ माँ बेटियाँ बाजार का चक्कर लगाने चली जाती। ना तो इन्हें वसीम की परवाह थी, बेचारा 2 साल से अपना एक भी जोड़ा नहीं बनवा पाया। जो खर्चा आता था माँ को दे देता था, लेकिन माँ बेटियाँ हर साल अपने नए से नए जोड़े बनवाती हैं। जैसे ही शाम होती, मोहल्ले में कहीं ना कहीं घुस जाती और इधर उधर की खबरें लेती रहती कि मोहल्ले में किसके घर में क्या हो रहा है। इन सब की खबरें इनको मालूम होती थीं। घर में आती तो हाय हाय मचाकर एसी वाले कमरे में ऑन करके बैठ जाती हैं। इस महीने का बिजली का बिल आया तो वसीम के 14 तबक रोशन हो गए थे। 25,000 का बिल था। वसीम कहने लगा, अम्मा, कुछ तो ख्याल करें, दिन रात एसी मत चलाया करें। 25,000 बिल आया है, मैं कैसे भरूंगा। माँ कहने लगी कि क्या मैंने तुझे पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया है कि आज तो माँ को एक सहूलत ना दे सके। तुझे पता है गर्मी कितनी होती है। वो कहता, मैं भी तो गर्मी में पूरा दिन काम करता हूँ, अगर मैं भी एसी में बैठा रहूँ तो घर के अखराजात पूरे कौन करेगा। खुदा के लिए मेरे हाल पर भी रहम करो। 2 साल हो गए हैं, मैंने अपना एक भी जोड़ा नहीं सिलवाया और ये जोड़े भी फटने वाले हैं। जो कमाता हूँ सब कुछ आपके हाथ में रख देता हूँ। वसीम गुस्से से फट पड़ा था। करामत बीबी कहने लगी, हाँ हाँ, इसी वक्त के लिए तो मैंने तो बेटा पैदा किया था, वो बड़ा होकर मुझे ताने दे। वसीम की बात सुनकर करामत बीबी
अपने आंसू साफ करने लगी जो कि झूठ मूठ के थे। परी बेटी कहने लगी, माँ हो ना हो ये ज़रूर कनीज़ के साथ बैठता है, इससे बातें करता है, वही इसके कान भरती है। मुझे तो वसीम की बातें सुनकर गड़बड़ का एहसास होता है। देख लेना जिस तरह से ये ज़ुबान चलाने लगा है, किसी न किसी दिन अपनी मर्ज़ी से शादी भी कर लेगा, हमारा तो सोचेगा भी नहीं। माँ कहने लगी, करने देती हूँ मैं इसको शादी। अरे जब तक मैं रिश्ता लेकर नहीं जाऊँगी ये कैसे शादी कर लेगा? कोई यूं ही थोड़ी अपनी बेटी दे देता है। कनीज़ दोनों बहनों से बड़ी थी, इसलिए इस पर वसीम ने कहा कि माँ ऐसा करें कि कनीज़ का कहीं रिश्ता तय कर दें, इसकी शादी करो। वसीम को ये था कि यहाँ तो ये यतीम लड़की को सुख का सांस मिलना नसीब नहीं है। शायद इसकी कहीं शादी हो जाए तो कोई अच्छा इंसान इसकी किस्मत में हो, तो वहाँ इसकी ज़िंदगी को कुछ सहूलत से गुजर जाएगी। ये सुनकर माँ बेटियों के मुंह बन गए थे। कहने लगी, तुझे क्या तकलीफ़ है? तू बार बार कनीज़ की बात करता है। वो कहने लगा, लड़कियों की शादी की उम्र होती है, आपको अभी से सारा और हमना की फ़िक्र है, तो ज़ाहिर सी बात है वो दोनों से बड़ी है, इसकी शादी कर दें। करामत बीबी कहने लगी, जेज इसका बाप देगा? इसका बाप तो इसके लिए कुछ छोड़कर ही नहीं गया। चचा ने धक्के देकर मेरी बहन को निकाल दिया। कौन है इसका? वो कहने लगा, जहाँ रिश्ता करो वहाँ कह देना कि जहेज़ नहीं दे सकते, जो कुछ थोड़ा बहुत होगा वो मैं कर दूंगा। ये कहना था कि माँ बेटियाँ वसीम के साथ बहस करने लगी। करामत बीबी कहने लगी, तुझे जब अपनी बहनों की फ़िक्र नहीं है, इनके जेज़ की फ़िक्र कर। इस मनूस मारी को पड़ा रहने दे कोने में, कोई ज़रूरत नहीं इसका रिश्ता देखने की। वक़्त कुछ और आगे बढ़ गया था। करामत बीबी की बेटियां 19 और 23 साल की हो गई थीं। कनीज़ की उम्र भी काफ़ी बढ़ गई थी और के घर के कामों की वजह से इसके चेहरे और हाथों की रौनक बिल्कुल मांद पड़ चुकी थी। करामत बीबी इसे कहती थी, हर वक्त सर पर दुपट्टा रखा करो, कभी भी तुम्हारा सर बगैर दुपट्टे के ना देखूं। और अपनी बेटियां गले में दुपट्टा नहीं पहनती थीं। शाम का वक्त होता तो लिपस्टिक लगाए, आंखों में काला काजल लगाए गली में निकल जाती और सहेलियों से बातें करती। शर्मो हया ना था, ना किसी बात का लिहाज। एक बार वसीम काम से जल्दी वापस आ गया। जब बहनों को बगैर दुपट्टे के दरवाजे के बाहर लड़कियों से बातें करते देखा तो इसको बड़ा गुस्सा आया। इसने घूर करके देखा और बहनों ने परवाह तक ना की और अपनी सहेलियों से ही बातें करती रही। वसीम ने कहा कि अंदर चलो, गली में तुम क्या कर रही हो? वहाँ नुक्कड़ पर ही लड़के खड़े इन सब लड़कियों को ही देख रहे थे। वसीम ने जब इन्हें गुस्से से कहा तो वो अंदर चली आई थीं और आते ही अपनी माँ के पास बैठ गई। कहने लगी, अम्मा भाई को समझा दें, सारी सहेलियों के सामने हमारी बेइज्जती करके रख दी है, हमें डांटना शुरू कर दिया। वसीम कहने लगा, इन्हें तमीज़ नहीं है, बाहर खुले होंठों पर लिपस्टिक लगाए बिना दुपट्टे के बाहर खड़ी सहेलियों के साथ गप्पें लगा रही थीं। अंधी हैं क्या? आने जाने वाले मस्टंडल आंखें फाड़ फाड़ कर इनको देख रहे थे। वसीम बहुत गुस्से में था। इस बार तो इसने करामत बीबी की भी कोई बात नहीं सुनी थी। कहने लगा, अम्मा इनको अपनी ज़ुबान में समझा दें, अगर आइंदा ये गली में नज़र आई तो मैं थप्पड़ मुंह पर मार दूंगा। वो इस कदर गुस्से में था कि करामत बीबी चुप हो गई। फिर अपनी बेटियों से कहने लगी कि तुम लोग भी भाई के आने से पहले इंसान की बच्चियां बन जाया करो। क्या ज़रूरत है गली में निकलने की? कम से कम दुपट्टा तो रख लेती। कहने लगी, अम्मा आजकल कौन दुपट्टा लेता है? भाई का तो दिमाग ख़राब हो गया है। एक कनीज़ की बच्ची ने कान भरे होंगे, हर वक्त नेक परवीन बनी रहती है। भाई समझता है कि बस दुनिया जहाँ में एक कनीज़ ही नेक है। अरे वहाँ पर हम अकेली थोड़ी थी, और भी हमारी सहेलियाँ थीं। और जो देखता है तो देखने दो, भाई को क्या तकलीफ़ है? अम्मा भाई को समझा दो, हम अपने तौर तरीके नहीं बदलेंगे। करामत बीबी कहने लगी, अभी चुप कर जाओ, अभी वसीम बड़े गुस्से में है, मेरी भी नहीं सुनेगा। ये ना हो कि तुम लोगों के मुंह पर दो चार थप्पड़ लगा दे, क्या इज्जत रह जाएगी? फिलहाल चुप हो जाओ, जब इसका गुस्सा ठंडा होगा तो मैं बात करूंगी। एक बार कनीज़ को तेज़ बुखार हो गया। जैसे ही करामत बीबी ने इसके पेट पर ज़ोर से पैर मारा तो वो बिलबिला उठी। कहने लगी, कमीनी कब से तुझे उठा रही हूँ? मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ? तुझे पता नहीं? इसी वाले कमरे से बाहर निकलो,
कितनी गर्मी लगती है, दम घुटने लगता है, और एक तू है कि उठने का नाम ही नहीं ले रही। बुखार की शिद्दत से कनीज़ का चेहरा तप रहा था, आंखें खुल नहीं रही थीं और पेट में ज़ोर से दर्द होने लगा, क्योंकि करामत बीबी ने बहुत ज़ोर से मारा था। कनीज़ की आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगी, खाला मुझे बुखार है, इसलिए उठा नहीं जा रहा। ये सुनकर करामत बीबी ने इसके पेशानी पर हाथ रखा तो वो बुखार में तप रही थी। कहने लगी, इतना भी बुखार नहीं, चल उठ, नाश्ता बना, मुंह हाथ धोएगी तो सारा बुखार उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से कनीज़ उठकर बैठी थी। वुज़ू करके नमाज पढ़ी तो आंखों से आंसू बहने लगे। ए अल्लाह, तूने मेरी किस्मत ऐसी क्यों बनाई? काश कि मेरे माँ बाप जिंदा होते, मेरी ज़िंदगी भी पुरसकून होती। वो उठकर चकराते सर के साथ किचन में आ गई। आटा गूंदते हुए इसे चक्कर आ रहा था। बड़ी मुश्किल से इसने एक ही पराठा बनाया था कि चकरा कर गिर गई। करामत बीबी फिर से एसी वाले कमरे में सो गई थी। वसीम जब तैयार होकर आया तो कनीज़ को ज़मीन पर गिरा हुआ देखा तो परेशान हो गया। इसके मुंह पर पानी के छींटे मारे तो वो कुछ होश में आई थी। वसीम अपनी माँ को बुलाने लगा। इसकी माँ आई तो कहने लगी, कमीनी ड्रामे कर रही है ताकि रोटी ना बनानी पड़े। वो कहने लगा, अम्मा बुखार से इसका जिस्म तप रहा है, आपके अंदर क्या बिल्कुल भी इंसानियत ख़त्म हो गई है? वसीम ने इसे सहारा देते हुए एसी वाले कमरे में ले गया और अपनी माँ को पैसे भी देकर गया था कि वो कनीज़ को डॉक्टर के पास ले जाए। घर का सारा काम वैसे का वैसे बिखरा पड़ा था। दोनों बेटियां कहने लगी, क्या मुसीबत है, इसे डॉक्टर से दवाई ला कर दें ताकि ये ठीक हो और काम करे। हमसे नहीं होगी हांडी रोटी, इन्हें तो आराम प्रस्ती की आदत हो गई थी। करामत बीबी को मजबूरन कनीज़ को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा और इसकी दवाई लानी पड़ी। 3-4 दिन में वो ठीक हो गई थी। फिर से अपने काम में लग गई। एक बार रात के वक़्त इसे लगा जैसे छत पर कोई सरगोशियाँ हो रही हैं। वो सहन में सोती थी। इसकी आंख खुल गई। जैसे ही वो छत की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर को जाने लगी तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं, क्योंकि करामत बीबी की बड़ी बेटी किसी लड़के के साथ वहाँ प्यार और मोहब्बत की बातें कर रही थी। ये देखकर कनीज़ की जान निकली थी। ये तो बड़ी बेइज्जती वाली बात थी। वो लड़का इसे घर से भाग जाने का मशवरा दे रहा था। कनीज़ वहीं से उल्टे कदम वापस आ गई, लेकिन परेशान थी कि अगर ऐसा कोई काम हो गया तो बेचारे वसीम की तो पूरे मोहल्ले में बेइज्जती हो जाएगी और खाला भी किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। इन्हीं दिनों दोनों बहनों का एक ही घर से रिश्ता आ गया। वो लड़के की माँ को दोनों ही पसंद आ गई। वो कहने लगी कि मैं दोनों बेटियों की शादी एक ही साथ करूँगी। करामत बीबी तो बड़ी खुश थी। वसीम इनके जहेज़ की तैयारियां कर रहा था, लेकिन बड़ी बेटी बड़ी चुपचाप सी थी। मेहंदी की रात छत पर वो लड़का मौजूद था। कनीज़ पहले ही अमना की ताक में लगी हुई थी। इसने देखा कि छत पर कोई नौजवान खड़ा है और इसे कह रहा है कि कल जब तुम्हारी बारात आएगी तो तुम छुप कर छत पर आ जाना और मैं तुम्हें यहीं से भगा कर ले जाऊंगा, क्योंकि बारात का सारा इंतज़ाम बाहर गली में टेंट लगा कर करना था। ये सुनकर कनीज़ बहुत घबरा गई थी कि अगर हमना घर से भाग जाती तो सारा की भी शादी रुक जाती और बेइज्जती अलग होती। दोनों की जब बारात आ गई, सबसे पहले सारा का निकाह हुआ था। दोनों लड़कियां एक ही कमरे में बैठी थीं। सारा का निकाह हुआ तो इसे बाहर ले जाया गया। अभी हमना का निकाह नहीं हुआ था, इसमें आधा घंटा बाकी था। जब हमना कनीज़ से कहने लगी कि तुम इस कमरे से बाहर निकल जाओ, क्योंकि हमना को भागना था, लेकिन कनीज़ वहीं बैठ गई। कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम क्या चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा कोई भी काम करने नहीं दूंगी जिससे कि तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की इज़्ज़त खराब हो। वो कहने लगी, तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? मैं इस लड़के से मोहब्बत करती हूँ और इसके साथ भागना चाहती हूँ। देखो, अगर तुमने मुझे भागने नहीं दिया तो मैं तुम पर झूठे इल्ज़ाम लगा दूंगी। कनीज़ कहने लगी कि मैं कभी भी तुम्हें ऐसा कोई काम करने नहीं दूंगी जिससे खाला की इज़्ज़त को फ़र्क पड़े या तुम्हारा भाई किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। तुमने मेरे साथ जो करना है कर लो। इससे पहले कि हमना इसे धक्का देकर खुद भागने की कोशिश करती, कनीज़ कमरे से बाहर निकली और कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। हमना दरवाज़ा खटखटाने लगी। वो लड़का छत पर पहुंच चुका था। इस वक्त घर में
हमना थी, कनीज़ थी या फिर वो लड़का छत पर था और हमना का इंतज़ार कर रहा था। बाकी सब मेहमान भाई थे कि कनीज़ ने सहन में आकर चोर चोर की आवाज़ें देनी शुरू कर दी। वसीम और बहुत से नौजवान घर के अंदर आ गए। कनीज़ कहने लगी, छत पर चोर है, मैंने खुद इसे देखा है। कनीज़ का ये कहना था कि बहुत से नौजवान और वसीम छत पर गए और वो लड़का पकड़ा गया। इसे मार मार कर पुलिस के हवाले कर दिया गया और फिर हमना का निकाह भी हो गया। दोनों बहनें इज्जत से अपने घरों की हो गई थी। जिस वक़्त हमना और कनीज़ की बहस हो रही थी, करामत बीबी किसी काम से घर पर आई थी और इन दोनों की बातें सुन चुकी थी। ये भी देख चुकी थी कि कनीज़ किस तरह से इसे समझा रही है। अगर कनीज़ ना होती तो इस वक़्त करामत बीबी की इज़्ज़त का जनाजा उठ चुका होता। इसे एहसास होने लगा कि कनीज़ ने जुल्म सितम सहने के बाद भी इनकी इज़्ज़त पर आँच नहीं आने दी थी। अगर वो चाहती तो बदला लेने के लिए हमना को इस लड़के के साथ भगा देती और खाला की भी बेइज्जती हो जाती। वो किसी को मुँह दिखाने के काबिल ना रहती। करामत बीबी को अपने रवैये पर अफसोस होने लगा। कौन सा जुल्म और ज़्यादती थी जो इसने कनीज़ के साथ ना किया था, लेकिन इसने फिर भी इसकी इज़्ज़त रखी थी। बेटियों की रुखसती के बाद 1 महीने के बाद ही इसने कनीज़ का निकाह अपने बेटे वसीम से करवा दिया। हालांकि दोनों बेटियों ने बड़ा एतराज़ किया था, लेकिन वो कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि इसने किस वक़्त मेरा साथ दिया है। अगर वो आज ना होती तो आज मैं किसी को भी मुँह दिखाने के काबिल ना होती। ये सुनकर हमना नज़रें चुरा गई थीं। करामत बीबी का रवैया कनीज़ के साथ बदल गया था। वसीम तो वैसे भी इसे पसंद करता था। अब कनीज़ की हैसियत बदल चुकी थी और वो घर की मालकिन बन चुकी थी और करामत बीबी ने कभी इतराज़ भी नहीं किया था। इसकी दोनों नंदें आती तो वो इनकी खूब खातिर तवाज़ा करती, लेकिन इन्हें अपने घर के किसी भी मामलात में दखल अंदाज़ी देने की इजाज़त भी नहीं देती थी। और वसीम भी इसी का साथ देता था, क्योंकि वो जान चुका था कि इसने किस तरह से इसकी बहन की इज्जत रखी थी। वक़्त हमेशा एक सा नहीं रहता, ज़वाल के बाद अरूज ज़रूर आता है।